We all are assembled here or a gathering here to discuss a current affairs view, a very most significant and recent issue will be discussed in this topic वक्फ विल। तो वक्फ विल क्या है, उस पर अमेंडमेंट से सीधी बातें, नो बकवास, सीधी बात के अंतर्गत आपके साथ आज इस संस्थान से हम जुड़े हुए हैं और इस संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बार बार वीडियो आपके सामने लाई जा रही है और आपका भरपूर प्यार मिला है। साथ ही ऐसे लोग जो बिल्कुल यूपीएससी की पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक जुड़ना चाहते हैं तो इस संस्थान से एनरोलमेंट करा सकते हैं। और साथ ही आप मार्गदर्शन व्यक्तिगत स्तर पर आप करना चाहेंगे तो व्यक्तिगत स्तर पर भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8743094288। इस पर कंसल्ट कर सकते हैं या इस संस्थान के नंबर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम चर्चा करते हैं वक्फ विल के ऊपर। काफ़ी चर्चा में रहा और काफ़ी अभी विवादास्पद मुद्दा हो गया है और खासकर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद। तो हम इस चीज़ के ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा ये भी करते हैं कि वक्फ विल क्यों ज़रूरी था और वक्फ विल जो 1995 का था उसमें क्या संशोधन किया गया, क्या अमेंडमेंट करना ज़रूरी था और किस कानून के अंतर्गत किया गया है, कैसे किया गया है, इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रावधान किए गए हैं, क्या वक्फ विल किसी धार्मिक संस्थान में किसी सरकार का इंटरफेरेंस है, इन सारी मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। आज कुछ वक्फ विल की बातें संबंधित बात करेंगे। यह पॉलिटिकल बात नहीं, क्योंकि एक राजनीतिक संस्था ये नहीं है, बल्कि आपको ओवरव्यू दिया जाता है क्योंकि आप जिस प्रशासनिक पोस्ट पर आप जाएंगे उसकी संवैधानिक जो दायित्व होती है उन दायित्वों को से आप जब तक आप समझिएगा नहीं, सामाजिक दायित्व को समझिएगा नहीं, राजनीतिक दायित्व को आपकी जानिएगा नहीं और प्रशासनिक दायित्व जो जिसके जिम्मेदारी आपको दी गई है उन परिप्रेक्ष्य में आप अपने आप को ढालेंगे नहीं, आप बेहतर प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसी क्रम में आज करंट अफेयर्स की यह पहली श्रृंखला और एक ऐसे मुद्दे पर लेकर आया हूं जो काफी महत्वपूर्ण चर्चा में आ रही है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बातें भी क्या उभर के अब फिर से जो 19 के दशक में देखी गई है, फिर वह दशक क्या टकराहट की दौर शुरू तो नहीं हो गई है, उस चीज का भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए हम इन सारी चीजों पर, पहलुओं पर चर्चा करते हैं। और आपके स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है या देख रहे हैं वह भारत सरकार की एक जो वेबसाइट है उससे लिया गया है न्यूज, उससे है पीआईबी का न्यूज़ है और एक हमने भारत सरकार के जो उनके जो डिपार्टमेंट है उसी का जो है पीडीएफ आपको दिखेगा। तो मैं एक एक चीज़, क्योंकि अपने मन से नहीं, आपको पूरा जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो सामने रखी जाएगी। आप देखोगे कि इस अमेंडमेंट बिल में क्या क्या है, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे, इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ को हम चर्चा करते हैं। द वक्फ अमेंडमेंट बिल, द वक्फ अमेंडमेंट बिल 225 एंड ओवरव्यू, द एक्ट वर्सेस बिल। एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है? जब बिल वो होता है जो पेश की जाती है और जब भी आपका लोअर हाउस और अपर हाउस और उसके बाद प्रेसिडेंट का जब उस पर हस्ताक्षर हो जाता है तो वही जो बिल है वह एक्ट के रूप में धारण कर लेता है। तो अभी यह बिल है, बिल ही प्रस्तुति की रंगी गई है और बिल एक्ट के रूप में जब वह पास हो जाएगी तो उसे हम एक्ट कहेंगे। तो यह बिल में क्या क्या है कि द वक्फ अमेंडमेंट बिल 225 एंड ओवरव्यू, एक्ट वर्सेस बिल की चर्चा हम करते हैं। तो इसमें देखिएगा इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इसकी चर्चा हम करते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि द वक्फ अमेंडमेंट बिल 225 एम्स टू अपडेट वक्फ एक्ट 1995। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल है वह 1995 में ही अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। द फिक्स इशू इन द मैनेजमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज एंड प्रोपोज्ड चेंज टू फोकस ऑन। ये पूरा मुद्दा जो है वक्फ की प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, इसलिए काफी यह चर्चा में रहा है। ओवरव्यू इज द overview the shortcoming on the previous act enhancing the efficiency of work board
एंड सेकेंड है अपडेटिंग द डिफिनीशन ऑफ वक्फ। वक्फ जनरली वक्फ क्या होता था उस चीज को हम पहले समझने का पृष्ठभूमि शुरू करते हैं कि वक्फ एक्चुअली होता क्या है। मान लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, एक वक्फ का मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था या धार्मिक संस्था जिसमें जो है कोई व्यक्ति भूमि दान कर सकता है या चल या अचल संपत्ति को दान कर देता है और उससे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता है कि उसका रिटर्न वो ले, यानी कि एक प्रकार का दान होता है। और वह प्रॉपर्टी जो हो सकता है वह अचल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, चल संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, और वह जो संपत्ति होता है उसका प्रयोग गरीब, मजलूम और जो आर्थिक सामाजिक रूप से विपन्न व्यक्ति है उनके कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए उस संपत्ति का यूज किया जा सकता है। दूसरे नंबर बात है कि वक्फ के प्रॉपर्टी का प्रयोग विद्यालय के लिए भी हो सकता है, जैसे शिक्षण संस्थानों में मदरसा के लिए भी हो सकता है, धार्मिक शिक्षा के लिए भी हो सकता है, या किसी प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक छोड़कर, माने राजनीतिक को छोड़कर जो भी समाज के हितों को साधने की चीजें होगी, राजनीतिक में भी हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य वह लोक कल्याणकारी के रूप में होना चाहिए, ऐसा उसमें प्रावधानित किया गया है। वह सब चीज हो तब उसे हम बॉक्स के अंतर्गत रखेंगे। और लेकिन सरकार ने सबसे बड़ी चीज क्या है कि वक्फ को जो कुछ लोग, जो मुस्लिम के नेता हैं या लीडर्स हैं, जो मुस्लिम लीडर्स अपने आप को मानते हैं तथाकथित रूप से, उनका यह मानना है कि वक्फ एक धार्मिक संस्था है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 का हवाला ऐसा वो देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, यह उनका अपना जिरा हो सकता है। लेकिन सरकार का मानना है कि वक्फ किसी धार्मिक संस्था का नहीं हो सकता है, बल्कि यह वक्फ तो एक सामाजिक और जो है एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप हो सकता है। उस अंतर्गत उस पर विचार करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान में पिछड़े भी हैं, अग्रे भी लोग हैं और उनके कल्याण की बातें कर रहे हैं, वो भी देश के नागरिक है, तो उनकी समस्या भी देश की समस्या है। तो सिर्फ इसे धार्मिक मामला कहकर किनारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा सरकार का मानना है। तो अपडेटिंग द डिफिनीशन ऑफ वर्ड, इसलिए वक्फ का जो परिभाषा है उसमें पुनः परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। इंप्रूविंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वह, यानी कि पंजीकरण का जो प्रोसेस है उसको इंप्रूव माने सुधार करने की आवश्यकता है। क्या है कि वक्फ में कैसे लोगों को शामिल किया है, जैसे आज वक्फ में शामिल करने के लिए माने अदर धार्मिक समुदायों के लोगों को भी उसमें सम्मिलित करने की बातें की गई है, लेकिन कुछ धार्मिक जो समुदाय के लोग हैं या उस समुदाय से संबंधित लोग हैं उनका विरोध करते हैं। तो कई लोगों का जो होता है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा कई बार हुआ है कि बहुत सारे हिंदू जो न्याय बोर्ड बने हैं, धार्मिक न्याय बोर्ड बने हैं, उसमें संस्था में बहुत सारे गैर मुस्लिम या मुस्लिम या अन्य धर्म के लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो सरकार का ये भी मानना है कि जब वहाँ हो सकता है तो वक्फ में गैर मुस्लिम को क्यों नहीं रखा जा सकता है, ऐसा उनका यह लॉजिक है। ये अलग मुद्दा चल रहा है, चूंकि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये इस पर टीका टिप्पणी ज़्यादा नहीं की जानी चाहिए। इंक्रीजिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिंग द वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरकार का यह भी मानना है कि वक्फ की जो जमीन है, कहा जाता है कि डिफेंस और डिफेंस को लेकर रेलवे को के बाद अगर सबसे ज़्यादा भूमि अगर किसी के पास है तो वक्फ के पास भूमि है, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ढंग से कैसे है, किस प्रकार से है, इस प्रॉपर्टी का पंजीकरण हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, अगर नहीं उपलब्ध है तो क्यों उपलब्ध नहीं है, उस सारे को रिकॉर्ड में लाया जाए, ताकि इस पर की जाने वाली अन्य प्रकार की एक्टिविटीज तो नहीं हो रहा है, उस पर सरकार की नज़र रखना चाहता है, मॉनिटरिंग करना चाहता है। और वक्फ का
सही रूप में सही जगह पर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं उस प्रॉपर्टी का, उन सारी चीज़ों का विश्लेषण सरकार अपने मॉनिटरिंग के अंतर्गत करवाना चाहती है। इसके लिए उन्होंने प्रावधानित किया था इस अमेंडमेंट बिल में कि इसकी निगरानी का अधिकार कलेक्टर को होगा, यानी कि जिला अधिकारी स्तर पर किए जाएंगे। लेकिन वहाँ पर कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं का यह मानना है कि कलेक्टर को नहीं की जानी चाहिए। कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सरकार का आदमी हो सकता है और सरकार अपने हाथ में या इस मॉनिटरिंग को लेना चाहती है, ऐसा आरोप लगाए जाते हैं। मैं ऐसा इस चीज़ का पूरी तरह से ना समर्थन करता हूं और न इसका विरोध करता हूं, बशर्ते यह पब्लिक डोमेन में जो बातें हैं उन्हीं तथ्यात्मक पहलुओं को मैं रख रहा हूं। अब है कि मुसलमान वक्फ अपील बिल 2025 बिल री अपील बिल 225 में ऐसा क्या है कि 6 टू रिमूव द आउटडेटेड मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 विच इज नो लॉन्गर इफेक्टिव फॉर द मॉडर्न इंडिया, द री अपील बिल। तो इसमें री अपील में यह भी कहा गया है कि इससे पहले जो 1995 में जो अमेंडमेंट किया गया है वह अमेंडमेंट बिल जो है वह अमेंडमेंट बिल जो है देखिए ये फैल तो नहीं रहा है, एक सेकेंड, आपके स्क्रीन पर यह चलिए कोई बात नहीं है, आप इसको देखते जाइएगा। आप देखते होंगे मैंने आपको बताया था यह मुसलमान वर्क रिपोर्ट बिल 225 टू सीक टू रिमूव आउटडेटेड मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 which no longer effective the modern India, the re-appeal will. The ensure the uniform rule. Uniform rule का मतलब है सरसम्मत एक ऐसे रूल लाया जाए जो मैनेजिंग द वर्ल्ड प्रॉपर्टीज अंडर द वक्फ एक्ट 1995, इसको इंश्योर करना है। इस यूनिफॉर्म रूल के अंतर्गत 1923 के बाद एक बार अमेंडमेंट भी आया था 1995, जो उसमें जो वर्क प्रॉपर्टीज के बारे में जो रिकमेंडेशन किया है उसके संशोधन से रिपोर्टेड बात आई है। लीगल डिस्प्यूट्स एंड पुअर मैनेजमेंट, उसमें इसमें ये बात की जा रही है कि इसमें जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है और लीगल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारी विवादास्पद मुद्दे उभर के सामने आ रहे हैं। द वर्ल्ड एक्ट इन 1995 and its 223's amendment is not been effective, some problem includes। अच्छा 223 के बाद भी ऐसा नहीं है कि यह नई समस्याएं हैं, यह नया चीजें आई है। 223 से भी ये 13 से भी यार जो है काफी चर्चा में रहा है। उसके पीछे कारण यह है कि लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्क लैंड, लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ वर्क लैंड, इस चीज की हमेशा कमी है कि वर्क जो लैंड है उस पर कोई क्या लीगल वर्क हो रहे हैं, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से नहीं मिला हुआ है। दूसरा नंबर बात है कि मिसमैनेजमेंट एंड ओनरशिप डिस्प्यूट्स, सबसे बड़ा है कि इसमें मिसमैनेजमेंट भी है, यह आरोप लगाया जा रहा है 2013 के बाद से, और इसमें ऑनरशिप को लेकर यानी कि इसका जो मालिकाना है उसके हक को लेकर भी बहुत सारा डिस्प्यूट्स है, यानी कि आपस में ही जो है मुद्दों को लेकर टकराहट की स्थिति है। तीसरा है कि डिले द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे, और इसमें प्रॉपर्टी के सर्वे को लेकर काफी बहुत सारे जो है रजिस्ट्रेशन को लेकर या सर्वे को लेकर भी बहुत सारा विवाद है, क्योंकि ये लोग इसलिए भी विरोध करना चाहते होंगे, ये ऐसा मेरा मानना भी है, और ऐसा कई बातें उभर के सामने भी आई है। और एक सामान्य सी चीजों में भी हो गया है
कि बहुत पुराना जमीन का रिकॉर्ड होता है जो अभी शायद उपलब्ध उनके पास या तो पेपर नहीं हो या फिर वो उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो, इस कारण से भी इस चीज को लेकर यह बहुत ज्यादा इस पर विवाद बना रहा हो। और यही बातें हैं, डिलेज द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन एंड सर्वे, इस कारण से क्या हो जा रहा है कि काफी डिले हो रहा है रजिस्ट्रेशन का, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने में या उसके सर्वे करने में। एंड द लार्ज स्केल ऑफ लिटिगेशन केस एंड कंप्लेंट्स आर और टू द मिनिस्ट्री, और इस तरह के बहुत सारे मामले में ऐसे आरोप और प्रत्यारोप के कई नोटिस जो है आपको इससे संबंधित मिनिस्ट्री के यहाँ शिकायत पहुंचे हैं कि भाई इसका वक्फ का जो बोर्ड का जो है अनलीगल रूप से उस पर जो है कंस्ट्रक्शन बन गए हैं या फिर वक्फ की भूमि का सही ढंग से सही जगह पर उसका यूज नहीं हो रहा है जिस चीज के लिए लाया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें उभर कर सामने आ रही है। अब है कि लीगल वर्कऑपेशन वर्क लैंड एंड मैनेजमेंट लार्ज स्केल ऑफ लिटिगेशन केस एंड कंप्लेंट ऑफ द मिनिस्ट्री, नो जुडिशियल ओवरसाइट, और इस पर कोई प्रकार का कोई जुडिशियल जो है इस पर कोई डिक्लेरेशन भी नहीं है, ना ही इसके ऊपर कोई प्रकार का वर्डिक्ट उस टाइप का आया है। द डिसीजन बाय द वर्क ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट बी चेंज हायर कोर्ट, और वर्क ट्रिब्यूनल एक ट्रिब्यूनल होता है, आपको जानकर कि ट्रिब्यूनल एक्चुअली एक प्रकार का अर्ध न्यायिक संस्था ही है। जैसे दिल्ली मेट्रो की जो जब गठन हो रहा था या दिल्ली मेट्रो का विकास हो रहा था, तो दिल्ली मेट्रो से संबंधित किसी प्रकार की लैंड से संबंधित विवाद को ट्रिब्यूनल्स का गठन किया जाता था, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में अगर वह चली जाती तो हो सकता है कि विकास संबंधी जैसी प्रक्रिया काफी बाधित हो सकती थी, ऑब्स्टेकल पैदा हो जाते, और हो सकता है कि डीएमआरसी का जो प्रोजेक्ट था अपनी नियत समय पर पूरा नहीं हो पाता। यही कारण था कि उन्होंने ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। उसी तरह से ट्रिब्यूनल एक प्रकार का सेमी जुडिशियरी जो है बॉडीज के रूप में काम करती है, उसी तरह से एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। ट्रिब्यूनल एक अर्ध न्यायिक संस्था ही है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंदर की जाती है कि किसी प्रकार के उस केस से रिलेटेड कोई भी मामला हो तो बड़ी आसानी से और तेजी से उसे सुलझाया जाए और सुलझाया जाए, ताकि विकास में पड़ने वाली किसी भी ऑब्स्टेकल या बाधाओं को बड़ी आसानी से शॉर्ट लिस्टेड किया जाए और विकास की जो पहिया है वह सही रास्ते पर चल सके और अपने गंतव्य स्थान तक बड़ी आसानी से पहुंच सके समय पर। इसी चीज को ध्यान में रखकर इसी प्रकार की अगर मानिएगा कि ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया है वक्फ ट्रिब्यूनल का, और वक्फ ट्रिब्यूनल अपने आप में एक न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करती है। तो प्रश्न ये भी सवाल उभर के आता है कि वक्फ अपने आप में जब न्यायिक संस्था है तो क्या इनकी चुनौती न्यायिक संस्था में दी जा सकती है, या इससे संबंधित कानून को क्या सरकार अमेंडमेंट कर सकती है? प्रश्न यहां फिर से उभर के आता है। तो मैं इसकी टेक्निकलिटी के अंदर तो मैं नहीं जा सकता हूं, क्योंकि जुडिशियरी की चीजें हैं और जुडिशियरी में हम बहुत ज्यादा हाथ तंग ही दिखती है। लेकिन एक आम रूप से एक वक्तव्य के रूप में एक जो सामान्य सी परिभाषा जुडिशियरी की होती है उसमें एक सामान्य सी समझ हमारी यह कहती है, और एक सामान्य सी समझ की ही आपकी परीक्षा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ट्रिब्यूनल्स की चुनौती हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है तो वक्फ भी एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है, तो क्यों इसकी चुनौती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या इससे संबंधित प्रक्रिया को सरकार अमेंडमेंट कर तो सकती है, निश्चित रूप से कर सकती है। तो इस पर यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना तार्किक रूप से कि यह हमारे इंक्रोचमेंट है या धार्मिक संस्था के रूप में हमारे ऊपर यह इंक्रोचमेंट माना जाएगा, यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। यानी कि अगर जुडिशियरी ने इसके ऊपर किसी प्रकार का कमेंट किया है उसके परिप्रेक्ष्य किसी और रूप में की जा सकती है या इस रूप में भी देखा जा सकता है। चूंकि यह धार्मिक मामला का प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझने के लिए या इसमें संशोधन के लिए यह जरूरी था कि वक्फ कमेटी की
संस्तुति जो उसमें की जा रही है उससे हम अक्षरशः तो मान नहीं सकते हैं। सरकार इसमें सुधार करना चाहती है, लेकिन हम विचार तो कर ही सकते थे, वार्तालाप कर ही सकते थे, उनसे पूरी की पूरी मंतव्य तो हम ले ही सकते थे उनके ऊपर। यह एक बात हो सकती है, शायद सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी इस संदर्भ में रहा हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम इस बात की ओर भी चलते हैं कि जो इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ द वर्क प्रॉपर्टी है, ये क्या मुद्दा उभर के सामने आएगा और क्या सरकार चाहती है कि फिर से इसे हम सर्वे करें। तो आपको अब थोड़ा देर पहले मैं आपको बता दूं कि एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि वक्फ ने जो प्रॉपर्टी ये इस बिल में ये प्रावधान किया गया है कि उसका सर्वे किया जाएगा। तो हाल में ही देखेंगे कि बिहार में एक लैंड सर्वे की बात हुई थी और लैंड सर्वे हो भी रही है। हर जिलों में लैंड सर्वे किया गया है कि लैंड सर्वे का रियल में उसका भूमि का मालिक कौन है, और लैंड सर्वे के माध्यम से सरकार ये करना चाहती है कि भाई कौन सी जमीन विवादित मुद्दों से रिलेटेड है या बहुत सारी चीजें हैं, क्या वो बातें क्या वक्फ के रिगार्डिंग देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, या एक अलग विवेच्य का विषय बन सकता है। और इसे धार्मिकता की दृष्टि से नहीं तो कम से कम इसे इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि क्या वक्फ में सुधार की आवश्यकता नहीं है। क्या मुस्लिम समाज के सुधारक जो व्यक्ति बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के हैं और काफी जो पिछड़े दबके के लोग हैं, मुस्लिम समाज में भी पिछड़े समाज के लोग हैं, क्या उनका मंतव्य नहीं लेनी चाहिए? क्या वक्फ का जमीन जिनके लिए वह जरूरी था, जिनके लिए जिस मकसद के लिए वह दान किए गए थे, क्या उसका उस मकसद पूरा हो रहा है, या फिर अनलीगल लीक से अनट्रैफिक या अनलीगल उस पर व्यापार चल रहे हैं? ये सब कुछ विवेच्य का विषय है और क्यों ना सरकार उसका मॉनिटरिंग कर सकती है, इसके पीछे भी कारण हो सकता है। सिर्फ इसे धार्मिकता के चश्मे पर किसी धार्मिकता पर किए गए हस्तक्षेप के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए कि समाज का एक ऐसा वर्ग जो मुस्लिम समाज के पिछड़े लोग से हैं, अगर उनसे इनको लेकर रिकमेंडेशन से एक अच्छे चीज का उन्हें ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो सरकार को निश्चित रूप से हस्तक्षेप करनी चाहिए। अगर यह धार्मिक मामला है तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी बात मैं ऐड कर रहा हूं। अब है कि दिस सर्वे इज द कमीशन इज द वर्क हैज बीन द पुअर एंड लीडिंग डिलेज। द डिटेल्स इज द गुजरात एंड उत्तराखंड सर्वे इज नॉट इवन स्टार्टेड। द उत्तर प्रदेश सर्वे डिलेड इन 1943 स्टिल अप टू पेंडिंग, या अब तक पेंडिंग है, अभी तक सर्वे ही नहीं हुआ है। एंड इज द information out of the 13 state and union territories data has given only the 8 state, and whereas 515 properties has been declared as a ward sections work under section 14। यानी कि वार्ड के वक्त के पास कितनी जमीन है उसका डिक्लेरेशन जो है मोटा मोटी जो है 30 स्टेट में से सिर्फ 8 स्टेट ने प्रॉपर्टीज को डिक्लेरेशन किया है। तो ये और भी स्टेट ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं करना चाहते हैं, और ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि भूमि सर्वेयर करने से ये बच रहे हैं या उनके पास रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। तो ये बहुत सारी समस्या आने वाली है, उस समस्याओं पर भी चर्चा होगी। द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ द वैलिडेट। अब जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर के आता है कि भाई हमारे इस यह मेरा आंतरिक मामला है, क्योंकि धर्म जो है धर्मम इति धार्यम, यानी कि धर्म जो है एक निजी मामला है या अंतः चेतना से उभरी हुई अंतः व्यक्ति की भावना होती है जिस पर कोई सुपर इम्पोज नहीं कर सकता या इम्पोज नहीं किया करवाया जा सकता है। धार्मिक अपने मन इच्छा से अंतः इच्छा से अंतः चेतना से उभरती हुई एक ऐसी आस्था है जिसके अनुसरण करके हम आगे चलते हैं और नैतिकता का गुणगान या फीचर्स या वर्च्यू या दान या दक्षिणा या जो भी हो दान पुण्य करना हो, हर धर्म में इसकी अपनी परंपरा है। शायद मुस्लिम धर्म में भी ये भी परंपरा है और इस परंपरा का पालन करना ही अपने लैंड्स या भूमि का दान कर देना जो उसकी आवश्यकता से अधिक है,
जिससे कि सामाजिक रूप से किसी वंचित वर्ग तक उसका लाभ पहुंचे। ये सब कुछ वक्फ पे किया गया है। लेकिन क्या उन जमीन का सही मायने में जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, पवित्र उद्देश्य के लिए किया गया था, क्या वह पवित्र उद्देश्य अपनी पवित्रता के लिए अभी भी क्या सदुपयोग हो रहा है या फिर उसका दुरुपयोग हो रहा है? क्या यह विवेच्य का विषय नहीं हो सकता है? और सरकार ने इस बात का अगर किसी समाज में सामाजिक सुधार के अंतर्गत अगर रखना चाहता है तो यह स्वागत योग्य बात है और करनी भी चाहिए, और ऐसा किया भी जा रहा है। ऐसे समाज के लोगों के द्वारा जिनको वंचित है समाज में ऐसे प्रॉपर्टीज का, न उन्हें सामाजिक रूप से, न राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से, और न ही उन्हें विकास में एक संबल का काम बन सकता था, वह किसी निजी लोगों के या कम लोगों के हाथों में सिर्फ और सिर्फ सिमट के रह गया है। यह विवेच्य का विषय हो सकता है, और क्यों न हो। अब आते हैं कि कंप्लीट सर्वे ऑफ द प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बता दिया था, और मुस्लिम वक्फ लॉ क्या है। तो इनकम्प्लीट सर्वे ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज, मैंने बार बार कह रहा था कि कई जगह पर तो उसकी मैं अभी तुरंत ही चर्चा कर दिया हूं। अब है कि miscue of the Walk law. Some states, जैसे Walk board has the misused their power, leading community tensions. The section 14 of the Walk Act has been widely misused. Declaration of the private properties as a work properties, causing a legal battles and unrest. कई लोग तो वक्फ की जमीन या प्रॉपर्टी को अपना हथिया चुके हैं और वह अपना प्रॉपर्टी निजी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, और उनसे होने वाली आय को अपनी निजी आय समझ चुके हैं, और इससे उनके जीवन की लाइफ स्टाइल में काफी चेंज हो चुका है। और वो क्यों चाहेंगे कि इसमें अमेंडमेंट हो, और वो क्यों चाहेंगे कि वर्क जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें सुधार हो, इंप्रूवमेंट हो, उसमें मॉडिफाइड हो? वो तो चाहेंगे नहीं। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि द PIL, जिस PIL को कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हैज बीन अपील्ड द दिल्ली हाई कोर्ट एंड रिक्वेस्टिंग वेयर द वर्क एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज बीन आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्स टू इशू। तो ये कैसे मामला उभरा? ये मामला तब उभरा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल किया गया था। और देखिए, बहुत आपको गहराई से चीज जाननी चाहिए। PIL जो दायर किया जाता है या तो हाई कोर्ट में किया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो ऐसे मामले में एक मामला जो आया वह दिल्ली हाई कोर्ट के संदर्भ में आया था और PIL दाखिल किया गया था। और PIL का जो सुनवाई होता है वह त्वरित सुनवाई होती है। एक सामान्य सी जानकारी के अंतर्गत कोई भी स्टूडेंट इस चीज को जानते हैं, और यह कभी भी निजी हित का मामला नहीं होता है, यह सार्वजनिक हित का मामला होता है और पब्लिक लिटिगेशन का मामला होता है। तो इस ऐसे मामले में सरकार जो सुनवाई की, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सवाल पूछा, और सवाल यह था कि वक्फ जो प्रॉपर्टी है, वर्क की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में सरकार को इंफॉर्मेशन क्या है, सरकार इसके ऊपर क्या प्रावधानित की है, सरकार का क्या इस पर स्टैंड है, वह क्लियर करे। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने वर्क अमेंडमेंट एक्ट बिल को लाने का प्रयास किया कि भाई इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है। उसका पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं यहीं से बना था। द की फीचर्स ऑफ द वर्क अमेंडमेंट बिल 225, यह हम आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चीजें ध्यान देने की जरूरत है। भाई क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं? द की फीचर्स ऑफ द वर्क अमेंडमेंट बिल 225, यानी कि 2025 का जो वर्क अमेंडमेंट बिल था, यानी कि संशोधन बिल था, अभी एक्ट नहीं बना, उसमें बहुत सारी बातें क्या है कि नेम ऑफ द एक्ट क्या कहा गया है कि वर्क एक्ट 1995, जो 1995 में आया था,
यूनिफाइड द वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 225। वह उस वर्क एक्ट 1995 का अब जो नाम करके 225 में रख दिया गया है, यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लेगा। उसको कहा गया है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 225। तो इस शब्द में ही परिचित, यह शब्द अपने कई बार अपने परिचय करा देता है, और परिचय शब्द सिर्फ परिचय ही नहीं कराता है, उनकी प्रकृति और होने वाले अमेंडमेंट के बारे में भी परिचय करा देती है, और अपने बारे में यह परिचय कराते हुए बता रही है कि हम वर्क मैनेजमेंट, जो सबसे पुअर मैनेजमेंट, हम पीछे पृष्ठभूमि में बताए थे कि इसके ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं वह मेन है पुअर मैनेजमेंट। किसी भी संस्थान, इंस्टीट्यूशन या किसी भी सामाजिक संस्थान ध्वस्त तब हो जाती है जब उसका पूरा मैनेजमेंट होता है, यानी कि प्रबंधन की स्थिति पर वह फेल्योर कर जाए। क्या इस पर आरोप जो लगाए जा रहे थे वह पहला ही आरोप मैनेजमेंट के ऊपर लगाया जा रहा था, और मैनेजमेंट क्या, तो इसलिए इसमें देखेगा कि यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को एम्पावर्ड बनाया जाए। और मैनेजमेंट एम्पावर्ड कैसे बनाया जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट को एम्पावर्ड तब भी बनाया जा सकता है जब उस मैनेजमेंट में हर तबके के लोग हो, यानी कि उस मैनेजमेंट में प्रतिनिधित्व करने वाला जो रियल में जिनको जरूरत है उस वर्ग की जमीनों की, उनके सामाजिक सरोकार और आर्थिक रूप से जो तंगी की हालात में है और उन हालातों से इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उन सारे सुधारों के लिए जिन व्यक्ति को या समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है उन्हीं को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, उन्हें ही महरूम कर दिया जाए, तो फिर इस ऐसे सामाजिक सरोकार के चीजों से क्या कितनी फायदे हो सकते हैं। समाज का सर्वांगीण विकास कर सकता है, समाज पंगु हो सकता है। एक समाज का ऐसा वर्ग जो विकास के जो गौरव गाथा है उस गाथा को लिखने से मरहूम हो जाए, अपनी विवशता के कारण सिसकिया जो समाज ले रहे अंतिम दिन में, वह किसी भी स्वस्थ राष्ट्र के लिए कभी भी प्रेरणादायी तो हो ही नहीं सकता है। यह तो विस्फोटक हो सकता है और एक टाइम बम के रूप में इंतजार कर देगा, टिक 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 की तरह कि कहीं यह विस्फोट हो सकता है। यानी कि इसमें समय के साथ अमेंडमेंट की जरूरत थी, क्योंकि असंतोष की पर रही यह जो भावना है कहीं भावातिरेक में न बह जाए, इसलिए इस चीज में संशोधन की आवश्यकता है, जिसका कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और जिसकी सुनवाई केंद्र सरकार से इस मामले में संज्ञान लेकर और उनका मंतव्य जानने का प्रयास किया है। क्या उन मंतव्यों के संदर्भ में ही सरकार ने इस प्रकार के संशोधन के बिल को लाया है। हालांकि इस प्रकार के संशोधनों को कहा जाता है कि 1923 का वक्फ बिल था जो अंग्रेज से पहले के थे, उसके बाद 1995 में संशोधन किए गए, फिर यह 2025 में अमेंडमेंट के लिए आया है। तो क्या है नई चीजें, तो नई चीजें वही है जो मैनेजमेंट जो पुअर था, जिस पर यह कई बार आरोप और प्रत्यारोप के दौर से गुजरा है, तो यह प्रत्यारोप और आरोप के दौर से गुजरने वाले में सबसे पहले जो उंगलियां उठी थी मैनेजमेंट के स्तर पर, इस मैनेजमेंट के स्तर पर इंप्रूव किया जाए, यानी कि इसमें सुधार किया जाए, इंप्रूव किया जाए। दूसरी बात है कि इसको इंप्रूवमेंट तो किया ही जाए, इंपावरमेंट भी किया जाए। इंपावरमेंट का मतलब है कि हम कहते हैं कि नारी का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। तो सशक्तिकरण तभी हो सकता है ना जब हम उन्हें अधिकार दें, पुरुषों के समान हम अवसर में कंधे से कंधे मिलाने के अवसर दें, तभी महिलाएं आगे होगी, सशक्त होगी और सबल भी होगी। और यह सबल हर स्तर पर हो सकती है, राजनीतिक स्तर पर भी हो सकता है, पॉलिटिकल सिनेरियो भी हो सकता है, इकोनॉमिक सिनेरियो के क्षेत्र में भी हो सकता है, यानी कि आर्थिक स्वावलंबन के क्षेत्र में वह सशक्त हो सकती है। और जब सशक्त हो तो अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, किसी पुरुष के निर्णयों पर वह निर्भर नहीं रहेगी, यानी कि आत्मनिर्भर बनेगी।
करेगी, यानी कि वह अपना निर्णय स्वयं लेगी, यानी कि यह भी हो सकता है वह स्वतंत्रता की बेरी से स्वतंत्रता की ओर उन्मुख कर जाएगी। यह सब कुछ यह एक अच्छे लोकतंत्र का सुखद संदेश देता है। तो क्या यह वक्त की यह कमेटी की संशोधन क्या सुखद लोकतंत्र की नींव नहीं रख पाएगी? यह एक अलग विवेच्य का विषय है। जरूरी है इस चश्मा के का जो फ्रेम है उसको बदलने की, ताकि हम इसे राजनीतिक और धार्मिकता की दृष्टि से न देखकर क्या सामाजिक रूप से सरोकार के रूप में बन रही सामाजिक आबो हवा और आर्थिक परिदृश्य में बनने वाले आर्थिक स्वावलंबन के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। यह विवेच्य का विषय बहुत तार्किक भी है और सारगर्भित भी है। क्या इस पर विवेचना नहीं की जानी चाहिए और करनी चाहिए? राजनीति के और धार्मिक रूप से जो भी व्यक्ति हैं इनका विवेचन करनी चाहिए कि आज भी जो मुस्लिम में बहुत ही दबे कुचले सामाजिक राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं, क्या उन पिछड़े लोगों को क्या इस अमेंडमेंट से क्या लाभ मिलेगा? अगर लाभ मिलेगा तो यह अमेंडमेंट स्वागत योग्य है और यह स्वागत की जानी चाहिए। थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो हर अच्छी कर्मों में आ ही जाती है। क्या कोई भी आप नेक पुण्य का काम करने जाते हैं तो बिना ऑब्स्टिकल या बाधाओं के कोई भी चीज नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि बिना किए कुछ जय नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अच्छे कर्मों के लिए और अच्छे चीजों के लिए सरकार अगर अमेंडमेंट कर रही है और इसका विवेच्य संवैधानिक स्तर पर मनुष्यों द्वारा की जानी चाहिए। अगर यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर समाज को सशक्त कर सकता है, राष्ट्र को सशक्त कर सकता है, तो निश्चित रूप से अमेंडमेंट स्वागत योग्य है और हम बिल्कुल ही खुली पलकों से और हम तो हाथ में माला लेकर, फूल माला लेकर स्वागत करेंगे इसे। हां, लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ एक, और मैंने बार बार बोला था कि किसी एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, समाज के सर्वांगीण रूप से विकास करना, यानी कि समाज में जो दबे कुचले व्यक्ति हैं, समाज का जो व्यक्ति बिल्कुल विकास की पहिया में पीछे रह गए हैं, कि उनकी पहिया को आगे बढ़ाया जा सकता है और वक्फ इसमें कितना सहयोगी बनेगा। किसी और धार्मिक चीजों में नहीं, लेकिन अपने ही समाज में लगे हुए धार्मिक लोगों को अगर वह सामाजिक राजनीतिक रूप से सशक्त बना जाता है और अपने ही लोगों को अगर सही हक और हकूक मिलता है, तो यह वक्फ कमेटी की भारत सरकार के रिकमेंडेशन को स्वागत योग्य माननी चाहिए और इसे प्रोग्रेसिव कदम मानकर स्वागत करनी चाहिए। अगर इसके इंपैक्ट इस प्रकार से दिख रहे हो तब यह विवेच्य का, यह राजनीतिक मनुष्यों का विवेच्य का विषय है या फिर कानून के जानकारों का यह विवेच्य का विषय है, लेकिन मेरी एक सामान्य सी बुद्धि यही कहेगी। खैर, अब आते हैं और भी बातें होगी जिस पर हमारी चर्चा होगी। क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वर्सेस वक्त की प्रॉपर्टी है क्या? जो कई बार इस पर आरोप लगा जाते हैं कि यह वक्त की जो मॉनिटरिंग की स्थिति आ जाएगी वह कलेक्टर यानी कि जिलाधिकारी के पास हो जाएगा। और जिलाधिकारी एज ए जिला न्यायाधीश भी होता है, वह निर्णय ले भी सकता है। एज ए जुडिशियरी के सेंस में वो अपने एक्टिविटीज को संपादित कर रहा है, तो एज लाइक ए वर्क एज ए जुडिशियल क्या नहीं करता है कलेक्टर? क्या करता है? एज ए जुडिशियरी के रूप में भी वो काम कर सकता है और करता भी। इसलिए इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी की, डीएम की भी हम उसे दर्जा देते हैं। चलिए, इन सारी बातों पर तो हमारी बातें हो रही है, लेकिन आज बड़ी गहन चिंतन, मनन और विश्लेषण का विषय है, क्या वक्फ में संशोधन कितना अनिवार्य, कितना सार्थक और कितना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जब ऐसे सवाल किए होंगे या ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो उनकी प्रासंगिकता किन प्रसंग में है? क्या प्रसंगता आपको क्या उद्वेलित नहीं करता है? क्या इसमें संशोधन नहीं होने चाहिए? क्या हर मामले में कोर्ट जब अरंगा लगाती है या प्रश्न सरकार से पूछती है तब सरकार कुंभकर्ण की नींद से जगती है?
क्या बार बार यह करना पड़ेगा? और इसी को कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियतावाद का प्रसंग फिर से यह खड़ा हो जाएगा कि नहीं। अब जब जुडिशियरी किसी प्रकार की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के केसों में कई बार जब कुछ टिक्का टिप्पणी करती है तो उसमें हम कहते हैं कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म या सुपर एक्टिविज्म का कहीं सवाल खड़ा तो नहीं कर रही है। खैर, जुडिशियरी के जानकार या जुडिशियरी के जानकार इस बात पर विवेचना करेंगे, लेकिन एक सामान्य सी बुद्धि मेरी भी ये कह रहती है कि सरकार का मतलब तीन होता है, जिसमें लेजिस्लेटिव भी होते हैं, जुडिशियरी भी होते हैं और एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और तीनों के बीच जब सामंजस्य का स्थिति उत्पन्न होती है तभी हम कहते हैं कि दैट इज द गुड गवर्नेंस। और किसी भी राष्ट्र के लिए गुड गवर्नेंस कितना बेहतरीन होता है जब राष्ट्र अपनी गौरव गाथा की गथा इस प्रकार से लिखती है और राष्ट्र सशक्त होता है। लेकिन जिस राष्ट्र में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का काम करने लगे या सरकार की कई ऐसे बातों पर एग्जीक्यूटिव के कामों में जुडिशियरी जब हस्तक्षेप करने लगी तो राष्ट्र के लिए सुखद संदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह टीका टिप्पणी भारत सरकार के संदर्भ में क्या यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या एक सामान्य सी प्रश्नवाचक चिन्ह है या लोकतंत्र के लिए खतरा है, या फिर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले स्यूडो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कहीं राष्ट्र को कमजोर तो नहीं कर रहे हैं? यह सब कुछ विवेच्य का विषय है, क्योंकि आज आत्ममंथन करने का समय है। जुडिशियरी के जानकार हो या सामान्य बुद्धि रखने वाले व्यक्ति या फिर आम जनता जिनकी न्यायपालिका की या बिल्कुल ही जुडिशियरी की उतनी समझ नहीं हो, लेकिन एक सामान्य सी बुद्धि यही कहेगी कि कोर्ट ने जिस स्तर की टिप्पणी की है, क्या राष्ट्र में होने वाली कई उथल पुथल को कहीं हवा तो नहीं दे रही है? अगर इसे हवा मान लिया जाए तो क्या भविष्य में या बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी स्थिति तो नहीं? इस बात के लिए मुझे सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। इसलिए बहुत बुद्धि विवेक के साथ और बहुत विश्लेषण के साथ संविधान के मनुष्यों को इस पर विचार करने की जरूरत है। सिर्फ यह वक्फ कमेटी या वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर की गई अमेंडमेंट तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। सरकार को बहुत फूंक फांक के और बहुत गंभीरता के साथ ऐसे अमेंडमेंट को करनी चाहिए और ऐसे तत्वों से हमेशा सचेत भी रहना चाहिए जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण और गंभीर चोट पहुंचाने के फिराक में है। और उन राष्ट्र विरोधी ताकतों से भी इन संदर्भ में भी आप कहेंगे कि सिर्फ वक्फ कमेटी की बात चल रही है, आप राष्ट्र को कमजोर करने की बातें आप कहां से जोड़ दिए, तो यह पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। तो यह सरकार को इस मामले पर भी नजर रखनी चाहिए और कड़ी और पैरी नजर रखनी चाहिए। यह मैं बहुत बेटूक और बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें कह रहा हूं। खैर, इन सारी बातों के संदर्भ में हम कुछ और भी आते हैं और इस चीज के ऊपर चलते हैं। क्या गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वर्सेस वक्फ है क्या? कि एनी गवर्नमेंट टू द प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड एज ए वक्फ विल बी केसेस ऑन द वक्फ ऑनरशिप डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व बाय द कलेक्टर। जिसकी कलेक्टर की मैं बात किया था, इसी पर यह मुद्दा उभर के सामने आ रहा है। हु विल बी सबमिट ए रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट। या और लैंड किसका भी विषय होता है? ये स्टेट गवर्नमेंट को ही क्यों सौंप रहा है? तो स्टेट गवर्नमेंट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा या जुडिशियरी के स्तर में देखा होगा या पढ़ा होगा कि लैंड जो है जो है विषय सब्जेक्ट बांटे गए हैं, उसमें लैंड जो है वह स्टेट का विषय है और स्टेट इसलिए ये अपनी विषयों को वह गवर्नमेंट को सबमिट करता है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि यह लेक्चर काफी हो सकता है कि काफी लंबी यह वीडियो हो जाए, लेकिन यह वीडियो आपके लिए मील का पत्थर सा भी हुआ। जब मेंस का पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो नो बकवास वनली काम की बात के अंतर्गत यह वीडियो लेक्चर जा रही है। आपको एक एक बात बहुत सारगर्भित, सामाजिक, राजनीतिक, उसकी राष्ट्रीय व्यापी
सर्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ने वाले सारे इंपैक्ट का निचोड़ इस लेक्चर के अंतर्गत आपको मिल रही होगी और बहुत तेजी के साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। इस संस्थान का भी मोटो है कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, और करंट के इशू पर यह चर्चा अभी भी जारी है। चलते हैं कुछ और भी बातें पर, हम डिक्लेरेशन की ओर चलते हैं, कुछ बातें और भी होगी जिस पर हमारी चर्चाएं और भी आगे जारी रहेगी। लेकिन यह चर्चा के बीच में आपके दिमाग में कई बातें स्ट्राइक कर गए होंगे और कई ऐसे मन में कौतूहल भावे उलेरे मारते होंगे कि सर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। यस, उन सारी बातों को भी हमें रखना होता। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इस चीज से सचेत जरूर रहना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे कि जब ऐसा ही अमेंडमेंट किसान बिल को लेकर हुआ या जो एक संशोधन हुआ था उसमें आप देखे होंगे कि दिल्ली में कौन सी बातें हुई, इसलिए मैं उसके लिए आगाह भी कर रहा हूं। है, अब चलते हैं, अब जाते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कंटिन्यूड द फॉर्म द डिक्लेरेशन अंडरमेंट ऑफ वर्क allowed एंड ये है यूनिफाइड द वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट ऑफ एफिशिएंसी, ये तो आपको हमने कह ही दिया था, ये सारी की सारी हो गई। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क से नो क्लियरेशन है, सर्वे वर्क का नहीं हो रहा है। और सेंट्रल वर्क काउंसिल ऑफ द कंपोजिशन कंस्टिट्यूट द वर्क सेंट्रल वर्क काउंसिल एडवाइज द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्क बोर्ड, इसमें 2 मेंबर विल बी नॉन मुस्लिम होंगे। ये इसी मुद्दों को लेकर कई बार धार्मिक रूप से जो उसके क्या कहते हैं कि मौलवी होंगे और जो भी होंगे धार्मिक रूप से जो जानकार हैं, उनका कहना है कि भाई ये तो धार्मिक मामलों में हमारे इंक्रोचमेंट है, यानी कि हमारे धार्मिक मामलों में किसी गैर मुस्लिम धर्म के लोगों को इंक्लूड करके सरकार मुझे हमारी धार्मिक मामला में हस्तक्षेप करने की प्रयास कर रही है, यानी कि 2 नंबर ऑफ मस्ट बी नन मुस्लिम, और यह मस्ट भी लगाया गया है कि होना ही चाहिए और होकर रहेगा। इट मीन्स दैट इज ए वेरी सुपर प्रेस situation for that type of the thinker who believe as a Muslim but not a liberal Muslim. MPs, foreign judge and eminent person appointed to the council as per the act need not be a Muslim. इस बात से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें MP भी हो सकते हैं, माने उस माने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, फॉर्मर जज को बनाए जाएंगे, इमिनेंट पर्सन का मतलब है कि जिसकी सामाजिक स्वीकृति राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हो, इस काउंसिल के मेंबर हो सकते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह मुस्लिम हो, वह स्कॉलर होंगे। और स्कॉलर की पहचान ऐसे भी नहीं होती है कि कौन से स्कॉलर है, जाति न पूछिए ज्ञानी की पूछ लीजिए ज्ञान। तुलसीदास का वचन भी है, कबीरदास ने बोले थे कि ज्ञानी से न पूछिए कि वह उसकी जाति क्या है, उसका ज्ञान ही पूछ लीजिए, काफी है। जो भी हो, हिंदी में पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो ये सारी चीजें हैं। और तीसरा है कि इट द फॉलोइंग मेंबर्स मस्ट बी ए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्कॉलर। स्कॉलर का कहना है, उनके जो धार्मिक रूप से मुस्लिम के अपने आप को सो कॉल्ड स्कॉलर समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा धार्मिक मामला है, इस मामले में आप हस्तक्षेप क्यों करने वाले होते हैं, यानी कि ये तो कल्चर की मामला है, संस्कृति की मामला है, और संस्कृति और कल्चर तो हमारी चीज की बातें आती है। तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारी कमेटी बनी है जो धार्मिक स्तर पर थी और गैर मुस्लिम धार्मिक थी, तो उसमें मुस्लिम धर्म को के जो विद्वान थे उनको उस कमेटी में शामिल किया गया था। तो आपकी कमेटी में अगर शामिल गैर मुस्लिम को कर दिया गया तो क्या दिक्कत है भैया? और यह धार्मिकता का मुद्दा ही कैसे है, ये तो सामाजिक मुद्दा है। अब यह धार्मिक मुद्दा रहा कहां? लैंड कोई धार्मिक मुद्दा थोड़ी है। जो लैंड आप बिल्कुल वक्फ के नाम पर रखे हुए हैं, लैंड तो कोई धार्मिक मामला नहीं है।
यह मुद्दा तो एक सामाजिक मुद्दा है, और जब जो सामाजिक मुद्दा हो जाती है तो वह राष्ट्रीय मुद्दा हो जाती है। वो किसी जाति, धर्म, सेक्ट के आधार पर मुद्दा नहीं रह जाती है, वह राष्ट्रीय मुद्दा बननी चाहिए। और यह लॉजिक भी है, और इस पर तर्क, बुद्धिवाद, विश्लेषण के आधार पर इसलिए विश्लेषित किया जा सकता है। इसे धार्मिकता के चश्मे से देखा नहीं जानी चाहिए। खैर, अब है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ द कंपोजिशन पर हमने काफी चर्चा कर दी, और इस बात से अब जो आपको टेलीविजन पर जो डिबेट्स सुनने को मिल रहा होगा, या टेलीविजन पर जो डिबेट सुनते हैं, उनके अपने प्रोपेगेंडा होते हैं, उनके अपने एजेंडाधारी होते हैं, उनके अपने कुछ प्रतिपक्ष और पक्ष के बीच में अपनी अपनी सारी चीजें होती हैं, और उन पर अपना मंतव्य बना लेना यह कहीं से ना वैज्ञानिक है ना ही तार्किक है। लेकिन मैं इन तर्क, बुद्धिवाद, विश्लेषण के आधार पर बिना निष्पक्ष भाव से, एक न्यूट्रल भाव से, मैं एक जज की भांति इन बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। जज की क्षमता मेरी में नहीं है, लेकिन एक न्यूट्रल व्यक्ति के रूप में ऐसी बातें रखने की क्षमता तो हम में है। और एक सामान्य सी समझ कहती है, बुद्धि विवेक जो कहती है, और सामान्य सी समझ में जो हमारी बुद्धि में जो आ रही है, उन बातों पर को तर्क, बुद्धिवाद के विश्लेषण के आधार पर इन बातों को हम रखते हैं, तो हम पाते हैं कि वक्त क्या सचमुच एक विवेच्य का विषय नहीं है? क्या जो वक्त की कमेटी है, उन कमेटियों के जो रिकमेंडेशन किए गए हैं, क्या किसी एक लिमिट व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाले नहीं है? और क्या उसी समाज में वंचित महिला, पुरुष और जो बहुत ही वंचित पिछड़े वर्ग से हैं, क्या जिनके लिए यह वक्फ की स्थापना की गई, क्या उन्हें यह सही मायने में लाभान्वित हो रहे हैं? क्या कितने गरीब लोगों के बच्चों की, बेटियों की शादी आपने इस वक्फ के प्रॉपर्टी से आपने कर दी है? क्या यह विश्लेषण नहीं होना चाहिए कि वक्फ की जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, कहीं इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? कहीं इस चीज को कोई निजी अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए तो अपना इसका मिसयूज तो नहीं हो रहा है? कहीं इसका मेरा इशारा भले ही कुछ हो जाए, क्या देश में कभी अशांति फैलाने के लिए नहीं हो सकती है? क्या अराजकतावादी प्रवृत्तियों के खिलाफ साथ मिलकर या देश के खिलाफ यह साजिश नहीं की जा सकती है? क्या उस मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए? क्या देश के कानून को इतना अधिकार नहीं है? सब कुछ विवेच्य का विषय है। इसलिए आपके कह देने से, आप अगर इतने ही ईमानदार हैं, इतने ही अच्छे हैं, इतने ही आपको अपने आप को नेक पात्र समझते हैं, तो फिर इसके सर्वे करने से आप क्यों डरते हैं? नेकी को किस बात का डर है? और सच्चे को, सच्चरित्र को किस बात का भय है? यह सब कुछ विवेचना की जानी चाहिए। यह राजनीतिक और विश्लेषण तो होंगे, और चूंकि सरकार अपने मन से भी नहीं कर रही है, कोर्ट का आदेश है कि आपको का इस पर क्या स्टैंड है, तो सरकार ने स्टैंड बता दी। तो ये भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार किसी अपनी पॉलिटिकल सिनेरियो को ध्यान में रखकर इन बातों को लाई है या कर रही है। इसके मैं इसलिए बार बार कह रहा था कि पूरी पृष्ठभूमि लेकर हम ला रहे हैं, ताकि इसके पूरे मकसद को समझना बड़ी आसानी होगी। लेक्चर लंबी जाएगी तो जाएगी, लेकिन यह आपको फिर दोबारा वीडियो को टटोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी एक खास पक्ष को जानने की और इंटरेस्ट लेकर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक सर्वांगीण और सर्वमत भाव से किसी भी पक्ष को बिना पक्षीय भाव हुए बिना आप इस पक्ष को रख सकते हैं या इस बात को समझ सकते हैं। खैर, अब आते हैं कि वर्क्स बोर्ड ऑफ द कंपोजिशन क्या हो गए थे, प्रोविजंस ऑफ द इलेक्शंस अप टू ये 2 मेंबर्स फ्रॉम द, ये सारी चीजें मैंने करा ही दिया था। अब है कि ट्रिब्यूनल कंपोजिशन क्या होना चाहिए, कि मैं बार बार कहा था कि एक डीएमआरसी का ट्रिब्यूनल की मैंने चर्चा किया था, एक उदाहरण दिया था। तो ट्रिब्यूनल्स का मतलब क्या होता है, वह एक प्रकार का एक अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में काम करता है, कि सेमी जुडिशियरी सिस्टम के रूप में काम करता है। कंपोजिशन होता है दे रिक्वायर्ड स्टेट लेवल द ट्रिब्यूनल्स द वर्क डिस्प्यूट्स द लेड बाय अ जज क्लास 1 डिस्ट्रिक्ट
section or a civil judge and included. And second होगा the state officer of the additional district magistrate rank का होना चाहिए। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का वो जन होना चाहिए इस ट्रिब्यूनल में सदस्य बनने के लिए। और एक मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट, यानी कि मुस्लिम के जो लॉ हैं, मुस्लिम जो धर्म है उनके ज्ञाता एक व्यक्ति इस कमेटी का एक्सपर्ट मेंबर बनना चाहिए। ऐसे इस ट्रिब्यूनल में कंपोजिशन किया गया था। दिस अमेंडमेंट इज रिमूव्ड, या इसमें जो पहले था इसकी बात कर रहा था, अब जो है 1995 में ये प्रोविजन था और उसमें अमेंडमेंट क्या कर दिया गया है। अब देखिए ये एक पॉइंट, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इस पॉइंट में अब ये क्या कर दिया है कि दिस अमेंडमेंट इज रिमूव्ड द मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट इन स्टेट इंक्लूड्स। अब मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट को इन स्टेट इंक्लूड्स माने उसके बदले में अब जो इंक्लूड किया गया है उसमें यह क्या गया है कि ये करंट फॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज एज ए चेयरमैन। अब फॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो होगा उसको यह एज ए चेयरमैन के रूप में बना दिया है। और दूसरा ये कर दिया गया है कि द करंट फॉर्मैन ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, और करंट जो फॉर्मैन ज्वाइंट सेक्रेटरी टू भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको इसमें या तो उस लेवल को उसमें मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट के इन स्टेट बट उसके बदले में उसको शामिल किया जाएगा, या फिर फॉर्मल ज्वाइंट सेक्रेटरी स्टेट का जो स्टेट लेवल के अधिकारी होंगे उनको ये शामिल किया गया है। बार बार आपको लगता है कि सेंट्रल अमेंडमेंट कर रही है, सेंट्रल अमेंडमेंट कर रही है। स्टेट का या तो स्टेट का आपको या तो आ रहा है आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज टाइप का, और स्टेट की बात कर रहा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। अरे भैया कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने पहले ही बोला था कि हमारे लेक्चर को पूरी अगर ढंग से सुन लिया जाए तो वक्त पर दोबारा भी बिल पर ना लेक्चर देखने की आवश्यकता है और ना फिर सोचने और समझने की आवश्यकता है। आपको मैंने बोला पहले ही बता दिया था कि लैंड जो है एक स्टेट सब्जेक्ट का विषय है और स्टेट से संबंधित विषय होगी तो उससे संबंधित अधिकारी भी उस चीज को देखभाल कर सकते हैं, यह स्टेट के ज्यूरिडिक्शंस में आते हैं। इसलिए इस बात की तकनीकी चीज को भी समझना अति आवश्यक है। अब आते हैं और फिर चलते हैं एक नई चीजों की है कि अपील ऑफ द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स इज द फाइनल एंड अपील्स अगेंस्ट इट्स द डिसीजन ऑफ द कोर्ट्स एंड प्रोहिबिटेड, यानी कि मना किया जा सकता है। इन 1995 में कहा गया द दिस बिल इज द प्रोविजंस इज डीमिंग and finally is the tribunal decision allowed appeal in the high court within 90 days। ये 90 दिनों के अंदर अगर उस पर बिल पर कोई किसी ने माने उस पर क्या कहते हैं निंदा कर दिया है या उसी प्रकार का फाइंडिंग उस ट्रिब्यूनल पर कोई डिसीजन आने में ये होता है तो आप उसको अपील को माने फिर से अपील कर सकते हो। ट्रिब्यूनल के अपील को हाई कोर्ट में भी हम 90 दिन के भीतर हम अपील कर सकते हैं। तो ऐसे भी कहा जाता है कि ट्रिब्यूनल को भी हम चुनौती दे सकते हैं। नॉर्मल सी केसेस में भी हम ट्रिब्यूनल के जो दी गई वर्डिक्ट है उसको चुनौती हम हाई कोर्ट में देते हैं। उसी प्रकार का सब चीज अब यहाँ भी अब इसमें प्रोविजन किया गया है कि हम किसी प्रकार के अपील को जो दिया गया है अमेंडमेंट अब हम इसको हाई कोर्ट में इसको हम ये दे सकते हैं, माने उसको ले जाएंगे 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट के किसी भी दी गई डिसीजन को। अब है कि ओनली द हाई कोर्ट कुड बी इंटरवेन अंडर द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जो ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस है उसमें सिर्फ जो है हाई कोर्ट ही उस पर हस्तक्षेप कर सकती है और कोई किसी को करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा यह प्रावधानित किया गया है। तो अब चलिए और एक जो नई फीचर है द वर्क एक्ट 1995 द वर्क अमेंडमेंट बिल 2025 द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इस इशू को लेकर भी आती है कि कहीं पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट करने का मतलब मैंने पहले ही पृष्ठभूमि पर बता दिया था कि कुछ लोगों का डर था कि सारे चीजें जो मॉनिटरिंग की स्थिति दी जा रही है सारे कलेक्टर को दे रही है और कलेक्टर किसका प्रतिनिधित्व होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। वो रिकमेंडेशन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है क्योंकि नियुक्ति तो वही करता है, उसकी रिपोर्ट वही जाता है, राष्ट्रपति को जाता है। और चूंकि लैंड से रिलेटेड या चीजें है
तो उसमें स्टेट का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट कुड बी ऑडिट वर्क्स अकाउंट ऑफ एनी टाइम। यह तो पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट चाहे तो कभी भी समय वर्क्स की जो अकाउंट की छानबीन करा सकता है। क्यों नहीं कराएगा? लैंड उसके अधिकार क्षेत्र में ही तो आता है। तो फिर the bill is empowers of the central government make rules and regarding the registration, publications, account of the work and publication of the proceeding of the work board। आप जो वर्क बोर्ड में स्थापना कराएंगे उसकी पूरी प्रोसीडिंग की रिपोर्ट आप मुझे जमा कर दीजिए। किस आधार पर आप नियुक्ति करते हैं, उसके आधार क्या है, कमिटी में कौन कौन से लोग रखे हैं, क्या समाज के वंचित आप ही के वर्ग का प्रतिनिधित्व शामिल है या नहीं है, जो व्यक्ति या समाज के लोग वंचित हैं उनके प्रतिनिधित्व उस बोर्ड में है या नहीं, रिपोर्ट सौंपी है। एंड this bill of the empower the central government and make the rules regarding the registration, publication, account of the work and publication of the proceeding of the work board। The bill empower the central government the get this the audit of PAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक संवैधानिक संस्था 148 में जिसकी चर्चा हो, और वह चीजें आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा जो आपके चीजों की ऑडिट करेगा। ऑडिट क्या कि इसका निकासी या निर्गत कहां की गई है, और आगम धन का हुआ है तो किस स्रोत से हुआ है, और कितना हुआ है, और कैसे हुआ है। यह सब कुछ अब आप दायरे में आएंगे। और सच तो यह है कि अपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन भी हमें शो कीजिए, कहाँ रजिस्ट्रेशन की है, यह पत्र प्रपत्र मुझे दिखाइए। पब्लिकेशन ऑफ द अकाउंट वर्क एंड पब्लिकेशन ऑन द प्रोसीडिंग ऑफ द वर्क बोर्ड। द बिल एम्पावर द सिटीजन central government to get the audit, the CAG, comptroller and auditor general and designed officer। separate work board for the set। the separate work board is, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने क्या काम किया कि 1995 के जो वर्क अमेंडमेंट बिल था उसमें ने सेपरेट वर्क बोर्ड का स्थापना किया। सेपरेट क्या है भैया, तो एक शिया है एक सुन्नी है, तो भाई सिर्फ शिया और सुन्नी में क्यों बांट दिए भाई, ये यहूदी भी अहमदिया भी है, उसको क्यों नहीं बनाया, उसमें बहुत सारे और भी है, और भी मुस्लिम में दबे कुचले लोग के कम्युनिटी है जो शिया सुन्नी से बाहर भी है, अहमदिया भी है, बहुत सारे चुल लोग हैं और भी है, उनको क्यों नहीं शामिल किया भाई, ये दो ही क्यों आप बनाए। द सेपरेट वर्क विल ऑफ द सुन्नी एंड शिया sets the Shia work constitution more than the 50%, all property is the work income of the estate, all the work property or work income in the estate। ये सारी की सारी चीजों का मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या काम किया, जो 225 का बिल आया है उसमें सेपरेट वर्क बोर्ड अलाउड टू बोहरा एड, एक बोहरा मुस्लिम में बहुत पिछड़ी जाति होती है उसको शामिल किया गया है, एंड अखाड़ी, एक अखाड़ी भी होता है, ये भी पिछड़ा होता है, उसके साथ शिया और सुन्नी सेक्ट को भी जोड़ दिया है, एलोंग उसको भी जोड़ा गया है। इसमें तो अहमदिया को भी जोड़ना चाहिए जो वो भी पिछड़ा है। खैर इस संशोधन में दो को जोड़ा गया है, वह है बोहरा और अखानी, अगखानी है, AGAKHAN, अखानी। तो आप देख लीजिएगा इसको सही प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, आप इस बिल में देखिएगा। अब इतनी अमेंडमेंट की बातें मैंने कर दी, पूरी पृष्ठभूमि पर मैंने चर्चा कर दी, क्या अमेंडमेंट बिल में है उसकी बातें कर दी, इसकी राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चीजों पर पड़ने वाले प्रभावों, इंपैक्ट की मैंने काफी विस्तृत चर्चा की है और बहुत व्यापक टिप्पणी की है और बहुत निष्पक्षता के साथ की है। लेकिन
inclusion of the non-Muslim members of the Waqf board and the central Waqf council, इस टेक्निकलिटी को समझना बाजार जरूरी है और हमें यह क्यों समझना चाहिए इस चीज की भी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा इस पर कि नॉन मुस्लिम आर ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स लाइक ए डोनर, litigant, less and tangents and the work management there is responsible in our the board WBC and will have the giving fair responsible for this stakeholder। कुछ लोग जो ये मैंने एक बात को मैं बहुत बेबाकी के साथ रखना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम का इंस्टीट्यूशन है, बहुत उनके आंतरिक भागों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। लेकिन ये वैसे लोग बातचीत कर रहे हैं जो धार्मिक रूप से बहुत कितने बुद्धिमान और कितने इंटेलेक्चुअल है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपना को समझने वाले ये धार्मिक ज्ञाता ये भूल जाते हैं कि इन्हें कि मज़ारों पर चादर चढ़ाने वालों में सिर्फ मुस्लिम नहीं होते हैं, वह गैर मुस्लिम भी होते हैं, हिंदू सनातनी भी होते हैं, जो अजमेर की चरारे शरीफ पर जब जाते हैं तो उस समय धार्मिकता की चश्मा आपकी बंद हो जाती है कि आंखें ग्लिम्पिंग करना बंद कर देता है। मैं आप ही से एक प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका जवाब चाहिए, आप जवाब देंगे भी नहीं क्योंकि आप दोहरी मापदंड से किसी चीज को देखते हैं। जब वहां पर दान दक्षिणा देने वाला अगर गैर मुस्लिम यानी कि गैर धर्म के लोग हैं जो बिना किसी विभेद कीते हुए सूफियाना अंदाज के गाना गाते हुए जब वहां पर जाते हैं और चादरें चढ़ाते हैं, मिन्नतें के लिए दान दक्षिणा देते हैं, तो उस समय आपको परहेज नहीं दिखता है क्या? क्योंकि उस समय लेना होता है और लेने वाले से तो किसी से भी लिया जा सकता है। जब देना हो तब अपनी धार्मिकता की चश्मों से देखना जाते हैं और वो चीजें याद आने लगती है। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? क्या होगा ही, लेकिन आप जानबूझकर इस चीज का आप काहे बगाहे आप दूसरे रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो आप वक्फ कमेटी की जो जमीन है उसका आप रसो स्वादन जो बरसों से करे आ रहे हैं और भोगवादी प्रवृत्ति जो आपकी अय्यासी होती रही है, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं परहेज करूंगा। उन गरीब मुसलमानों का क्या होगा जिनकी बहनों की बेटियों की शादी नहीं हुई, जिनके कल्याण के लिए लोग कल्याणकारी के लिए अस्पताल खुलने चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेज खुलने चाहिए, उनके हक और हकूक के लिए आपने क्या काम किए हैं? यह प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए क्या? जरूर पूछना चाहिए। जो मुस्लिम महकमा के जो तथा कथित अपने आप को सो कॉल्ड शुभचिंतक मानते हैं, यह प्रश्न आप ही से है। अगर प्रश्न का जवाब मिल जाए तो जरूर मुझे उत्तर दीजिएगा। अब है कि सेक्शन 96 द empower the central government to regulate the secular activities of the works institution including government, social, economic and welfare matters. Court ruling is a reference of principles। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 96 में कहा गया है empower the central government to रेगुलेट द सेकुलर एक्टिविटीज, माने 96 में कहा गया कि ऐसा एक्टिविटीज को आप काम कीजिए जो सेकुलर एक्टिविटीज को माने एक्टिविटीज को बढ़ाए। ये 1996 में से गया। वंस इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट द सोशल इकोनॉमिक एंड वेलफेयर मैटर्स कोर्ट द रूलिंग ऑफ रिफॉर्म। देखिए बड़ा अच्छा बात कहा गया है। उसी का बॉक्स का जो 1996 का सेक्शन है वो उसमें कहता है कि ऐसा एक्टिविटीज बढ़ाई है जिसमें कि सेकुलर चीज बातें आ गई। तो सरकार ने इसी चीज का इसी 96 सेक्शन का हवाला देते हुए उस वक्त कमेटी में जो अमेंडमेंट 1925 का किया गया है उसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया गया है। तो गवर्नमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इससे सवाल भी पूछे कि आप गैर मुस्लिम को किस आधार पर किया है तो उस पर वह इसी सेक्शन का हवाला देगा 1996 का।
तो सिर्फ सेकुलर शब्द संकीर्ण भावना तक सीमित क्यों होकर रह जाती है और किसी एक संप्रदाय तक सीमित क्यों रह जाती है? सेकुलर कहलाने की शौक किसी एक धर्म तक सीमित रहने की यह प्रथा कब तक जारी रहेगी और सेकुलर बन के रहने का एग्जिस्टेंस सोसाइटी कब तक उठाएगी? ये एक प्रश्न है। कई लोगों को बड़ी कड़वी शब्द चुभेगी कि तथाकथित सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपने आप को तथाकथित सेकुलर गैंग के लोगों को, मुझे उससे भय नहीं लगता, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। कई यक्ष प्रश्न आपके सामने हम खड़े किए हैं, उस प्रश्न का भी सवाल और जवाब आपसे मैं लेना चाहूंगा कि क्या चरारे शरीफ पर और अजमेर के चरारे शरीफ पर जो दरगाह पर चादर और मिन्नतें मांगी जाती है और उस पर जो चादरें चढ़ाई जाती है और उस पर जो दान दक्षिणे किए जाते हैं, उसमें ज्यादातर गैर मुस्लिम होते हैं। आपने क्यों नहीं रोका कि गैर मुस्लिमों के लिए यहां नापाक है? आप यहां, क्योंकि गैर मुस्लिमों का लेना तो यह नापाक मानी जाएगी, आप क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्या यह आपसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा क्यों नहीं सकता है? जरूर पूछनी चाहिए। लेकिन जब आपके अमेंडमेंट की बातें होती है तब आप सेकुलरिज्म लेकर आ जाते हैं, वहां आपकी सेकुलरिज्म काम करती है। और जब यही वक्त की कमेटी की रिपोर्ट पर बातें आती है तो आपकी यह छद्म सेकुलरिज्म आपको याद आ जाती है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची और अच्छी और मुच्छी बात है। खैर, अब आते हैं कि दी सेंट्रल लॉ ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, द वर्क बोर्ड, दिस इज अंडर courses that works management and administration is not the socially religion and its the regulation extend in the economics and financial aspects। मैं बार बार कह रहा हूं, यह वक्फ कमेटी की रिपोर्ट जो है और अमेंडमेंट की बातें जो की जा रही है, सारी की सारी मुद्दा जो है वह कोई पॉलिटिकल नहीं है और ना कोई सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से यह चश्मा दिखाने की जरूरत है। अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं जो आपको एक बताया गया है कि इसका कोई ना कोई अगर स्कोप या चश्मा दिखता है तो वह तो इकोनॉमिकल दिखता है या फिर वह फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स के स्थिति से देखा जा सकता है। और किसी चश्मे से अगर दिखाने का प्रयास किया जा सकता है तो यह छद्म रूप से आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो उसका जड़ तो फाइनेंशियल है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस अलग अलग साइटों पर अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है ताकि आपका ध्यान भ्रमित हो जाए और जिन्होंने ताउम्र जिंदगी भर उन पैसों और धनों से जो अय्यासी का, अगर ऐसे शब्द बोलूं तो क्या दिक्कत है, कुछ लोग तो यही किए हैं, प्रॉपर्टी बनाने का काम किए हैं ऐसे वक्फ जमीने पर, और उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ने एजुकेशन लेने जाते हैं, लेकिन उस गरीब अनाथ भोले भाले गरीब लोगों का क्या बीता होगा जो उसी कम्युनिटी से संबंधित थे और वक्फ की जमीन उन्हीं के लिए थी। उनका हक और हकूक वारकर तथाकथित सेकुलरिज्म और धार्मिकता का चोला पहने ऐसे व्यक्तियों पर क्या हो सकता है? इस अमेंडमेंट बिल के बाद शायद दर्द वहां छिपा है जो इस स्टेटमेंट से पता चलता है। यह कोई धार्मिकता के ऊपर सरकार का पट्टाक्षेप नहीं है, बल्कि आपकी फाइनेंशियल और सिर्फ इकोनॉमिकल चीजों से यह एस्पेक्ट के रूप में रिलेटेड है। Since the declaration it made be a majority the vote, the non-Muslim members influences on the decision making it is limited। आपको कितना दर्द हो रहा है कि जिस सेकुलरिज्म की
आप दुहाई देते हैं, उसमें अगर वह गैर मुस्लिम व्यक्ति चूंकि वह मैं बार बार कह रहा हूं कि यह एक धार्मिक न्याय बोर्ड नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय बोर्ड है, और जब सामाजिक न्याय बोर्ड होती है तो उसमें गैर मुस्लिम अगर व्यक्ति को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, और इसमें यह रिकमेंडेशन भी किया गया है कोर्ट की तरफ से, और ऐसे कई ऐसे न्याय बोर्ड बना देंगे हिंदू का जिसमें मुस्लिम या गैर हिंदू धर्म के लोग भी हैं, तो आपको इस बात से नहीं है अर्ज कि इसमें गैर मुस्लिम आ गए हैं या गैर हिंदू हैं, बल्कि आपको इस बात का दर्द है कि इसमें से जो आपने लैंड का इक्वेशन करा रखा है, इंक्रोचमेंट कर चुका है, या उस लैंड का गवर्न कर चुके हैं, उन सारी का रिकॉर्ड आप कहां से दिखा पाएंगे। लेकिन आप उसे धार्मिकता की चश्मा देकर और अन्य चीजों में बहकाकर उसे विषय से विषयांतर करने का प्रयास कर रहे हैं, या किसी से छुपा भी नहीं है। इंक्लूड्स द नॉन मुस्लिम इन द मेंबर्स ऑफ द वर्क बोर्ड इन द सेंट्रल वर्क CWC इज द मिनिमल with only the 2 non-Muslim members is executions ex officer out of the estates books under the section 9। ये सेक्शन 9 के अंदर किया गया है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने ऐसे इम्पोज कर दिया है, ये सेक्शन 9 के अंतर्गत किया गया है। And 22 members on the Central Work Council, the section 40 amendment bill to 25 22 members can be non-Muslim, excluding ex officio member। तो ऐसे 22 मेंबर्स है, उसमें से सिर्फ 22 मेंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही जो हो गए गैर मुस्लिम हो गए, और वह सेक्शन 9 के अंतर्गत किया जाएगा, और 14 सेक्शन में ये बातें की गई है। ये सारी की सारी स्थितियों से कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 इंट्रोड्यूस्ड द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स एंड एनहांसिंग द गवर्नमेंट्स ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी एंड वर्क फॉर प्रायोरिटी management, and by the addressing the non-ascending issues such as a litigation, lack of judgment and oversight will be seek and create the non-strict and accountable framework, माने जवाबदेही पूर्ण बनाई जानी चाहिए, and empowering the government and oversight, ensuring and inclusively introducing non-Muslim members, women, सबसे बड़ी चीज है गैर मुस्लिम को नहीं, वोमेन को भी शामिल किया गया है, and into the और हम आपको कह रहे हैं ये सारी चीजें हो गई है। चलिए खैर, अब लेक्चर इसी पर हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दिया कि यह जो निर्णय लेगा, मैं उसका क्रक्स 1 मिनट में रख देना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है वह ऐसे ही सरकार ने नहीं लाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उससे प्रश्न पूछा था कि इस मुद्दे पर आपका क्या जो है आपका विचार है, सेंट्रल गवर्नमेंट से यह सवाल पूछा गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बात को लेकर एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया, और 1995, उससे पहले 1923 का जो वक्त का जो बिल था वो 1995 में जो अमेंडमेंट बिल है उसमें संशोधन किया गया, वही संशोधन बिल को यहाँ पर रखा गया है। और इस बिल में जितनी भी बातें थी, जैसी भी बातें थी, मैं बेबाक रूप से इस चीज़ को रखा है, न किसी से डर है न भय है कि साच को कि साच बात की विगर है। हम तो यूँ ही रखते हैं और बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से, क्योंकि जो राष्ट्र और समाज के लिए जो उचित बातें होगी और छात्रों के हित में जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बात होगी वो बात तो रखेंगे ही। आपको इन्हांस करेगा लेखन शैली के स्तर पर या इंटरव्यू के स्तर पर, या फिर आप मेंस लिखने जाएंगे तो ऐसे संबंधित जो व्हील है जिस पर बहुत सारी बातें आपने सुना होगा, लेकिन इस लेक्चर सुनने के बाद आपकी जो वैचारिक दृष्टिकोण है, मंथन करने की शक्ति है, उसमें इन्हांस करेगा, ऐसा मेरी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। मैं अपने शब्दों को शायद यहीं पर विराम देना चाहता हूं, नहीं तो फिर बोलते रहूंगा, पता नहीं कब क्या हो जाएगी, दिन से रात हो जाए, रात को दिन हो जाए, यह सब कुछ सिलसिला चलते रहेगा। ऐसे ही आज का करंट अफेयर्स या पहला करंट अफेयर्स का क्लास था,
लेकिन करंट अफेयर्स रियल में आपको अफेयर्स हो गया होगा, यानी कि प्रेम हो गया होगा, शायद प्रेम हो गया होगा। तो अपनी लेखनी के माध्यम से सूचित कीजिएगा, क्योंकि यह प्रेम कितना प्रगाढ़ हुआ है आपके लेखनी पर ही यह निर्भर करेगा कि यह प्रेम की पाठशाला कितनी और दूर आगे चलती है करंट अफेयर्स के मामले में। अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहता हूं और आगे फिर एक नई श्रृंखला के अंतर्गत आपसे फिर ढेर सारी बातें और मुलाकातें होती रहेगी। धन्यवाद, फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना देर तक मेरी इस लेक्चर को झेल लिया, यह आपकी महानता भी होगी, शायद बहुत लोग नहीं झेल पाते हैं। चलिए, धन्यवाद।